चाचा जी, मुझे 50 रुपये चाहिए। क्यों, पैसों का क्या करोगी बेटा? विनोद जी ने हैरत से सुमन को देखा था, जो दुपट्टे को उंगलियों पर लपेटे होंठ को चलते हुए 50 रुपये मांग रही थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। विनोद जी अपनी मर्जी से उसे 150 रुपये दे देते और वो उनमें ही गुजारा कर लेती थी। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो अपने मुंह से अपने चाचा से पैसे मांग रही थी, और ये सब कहते हुए उसे किस कदर डर और तकलीफ हो रही थी ये वही जानती थी। चोर नज़रों से वो किचन की तरफ भी देख लेती, जहां उसकी चाची प्रिया के लिए नाश्ता लेने गई थीं। प्रिया बीबी तैयार होकर कमरे से बाहर नहीं आई थी। वो प्रिया से पहले ही आ गई थी, ताकि प्रिया की गैर मौजूदगी में मौका देखकर वो जल्दी से चाचा से 50 रुपये ले ले। हालांकि 3 दिन पहले ही चाचा जी ने उसे 100 रुपये दिए थे, जो उसने संभाल कर रखे हुए थे किसी जरूरी चीज को खरीदने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से वो 100 रुपये पता नहीं रास्ते में गिर गए थे या उसकी क्लास में किसी ने निकाल लिए थे। उसके बैग में वो पैसे नहीं थे और अब उसे एक फाइल खरीदनी थी। पढ़ाई के खर्चे के लिए उसे ऐसे ही डर डर कर पैसे मांगने पड़ते थे। फीस तो उसके चाचा उसके बिना कहे ही चुपचाप भर दिया करते थे, लेकिन बाकी का खर्चा वो बहुत मुश्किल से करती थी। और उसे नहीं पता था कि उसकी ये सारी बातें किचन में खड़ी उसकी चाची ने सुन ली हैं। अभी उसके चाचा जेब में हाथ डाल ही रहे थे कि उड़ती हुई एक चप्पल आई और उसके सर पर आकर लगी थी। वो दर्द से बिलबिला उठी। उसकी चाची किचन के दरवाजे पर खड़ी उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थीं। तुम्हारा बाप कोई खजाना नहीं छोड़ गया है जो मनमानी खर्च करोगी। कभी कभी अपने चाचा की हालत भी देख लिया करो। दिन भर एक टांग पर खड़े रहकर चौकीदारी करते हैं, तब कहीं जाकर महीने के कुछ रुपये हाथ आते हैं। उसमें से तुम्हारा खर्चा भी हम जबरदस्ती उठा रहे हैं। उस पर शुक्र नहीं मनाती और ऊपर से फिजूल खर्ची भी करती हो। खबरदार, जो आपने इसको पैसे दिए, परसों ही दिए थे ना 100 रुपये, वो कहाँ उड़ा दिए इसने? पूछो इससे। चाचा जी, वो पैसे पता नहीं कहाँ गिर गए। आंखों के आंसू पोंछते हुए वो सर झुकाकर बोली। हालांकि चप्पल इतनी जोरदार पड़ी थी कि सर में दर्द की तेज लहर उठ रही थी। गिर गए या कहीं अय्याशी में उड़ा दिए? वो बेबस नज़र से चाची को देख कर रह गई। भला 100 रुपये में कौन सी अय्याशी की जाती थी? छोड़ो नाकामनी, क्यों पीछे पड़ी हो? 50 रुपये ही तो मांग रही है, जरूरत होगी उसे। ये कहकर विनोद जी ने उसके हाथ पर 100 रुपये रख दिए थे, लेकिन अगले ही पल उसकी चाची ने झपट कर वो पैसे छीन लिए। कॉलेज जाना है तो अपने खर्चे खुद उठाए, चाहे कुछ भी करे। हम इसकी फीस भर रहे हैं, इसे खाना दे रहे हैं, ये क्या कम है? खुद तो मर गए इसके माँ बाप, ये बोझ हमारे सीने पर छोड़कर चले गए। अपने माँ बाप के साथ ये भी मर जाती तो कितना अच्छा होता। मनहूस कहीं की, माँ बाप को खा गई और अब हमारे सीने पर मूंग दल रही है। वो उसे जहर भरी नज़रों से देखते हुए वापस किचन की तरफ चली गई थीं, जबकि प्रिया भी अब नाश्ते की टेबल पर आ चुकी थी और दबी दबी मुस्कान से उसे देख रही थी। वो मजबूरन अपने आंसू पोंछते हुए नाश्ता करने के लिए बैठ गई। उसके नाश्ते की प्लेट चाची अलग से भी लगाती थीं। हालांकि नाश्ता तो सुबह सुबह उठकर वही बनाती थी, लेकिन नाश्ता लगाने की जिम्मेदारी चाची की होती थी। प्रिया की प्लेट नाश्ते से खूब भरी होती, जबकि उसकी प्लेट में सिर्फ 1 कप चाय और 2 टोस्ट होते थे, और वो भगवान का धन्यवाद करते हुए इतना ही नाश्ता करती थी। जबकि प्रिया तो खूब मन भरकर सुबह का नाश्ता करती थी। कभी आलू के पराठे, कभी पोहा, कभी बेसन का चीला, तो कभी अंडा ब्रेड। उसका जो भी मन होता वो वही नाश्ते में लगवाती थी। नाश्ता ख़त्म करके दोनों ही कॉलेज के लिए निकल पड़ी। रिक्शा का किराया देने की जिम्मेदारी भी प्रिया की होती थी। वो दोनों का किराया देती थी। बस सुमन के हाथ पर पैसा रखना किसी को गवारा नहीं था। वो जितनी देर घर में रहती उसके सर पर एक तलवार लटकी रहती और उसका खून सूखता रहता। कॉलेज में आकर उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था और वो मन लगाकर पढ़ाई करती थी। उसका इरादा था कि वो पढ़ लिख कर कुछ करेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक अच्छी सी नौकरी करेगी और अपने खर्चे खुद उठाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत उसके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। एक ऐसा तूफान आने वाला है उसकी ज़िंदगी में जो सब कुछ तहस नहस करने वाला था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो बाहर गेट पर खड़ी थी और प्रिया के आने का इंतजार कर रही थी। प्रिया उससे 2 साल बड़ी थी और एक क्लास आगे थी। छुट्टी के वक्त कभी पहले प्रिया आ जाती तो कभी सुमन। आज सुमन पहले गेट पर खड़ी थी और प्रिया का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी और प्रिया कॉलेज से निकलकर बाहर नहीं आई थी। और अब तो धीरे धीरे पूरा कॉलेज खाली होने लगा था। और जब उसने देखा कि चौकीदार गेट बंद कर रहा है तो मजबूरन उसके कदम आगे की ओर बढ़ने लगे और फिर वो पैदल ही घर की तरफ चलने लगी। पैसे तो पास थे नहीं जो वो रिक्शा पकड़ लेती। तपती हुई धूप में वो पैदल ही घर वापस आने लगी थी, क्योंकि काफ़ी देर इंतजार करने के बाद उसे मजबूरन पैदल ही घर जाना पड़ा। सफ़ेद रंगत में हल्का गुलाबीपन घुलने लगा था। चेहरा लाल हो चुका था क्योंकि धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा थी।
और रूटीन के अनुसार ये पहली बार था जब उसे खुद पैदल घर आना पड़ा, और ये उसके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था। वो पूरा रास्ता डर और परेशानी का शिकार रही। सर झुकाकर वो पैदल चलती और फिर कभी कभी मुड़कर प्रिया का इंतजार भी कर लेती, लेकिन वो इस बात पर हैरान थी कि आखिर प्रिया गई कहाँ। उसे उसकी फिक्र भी सता रही थी और अपनी चाची जी का डर भी। आखिरकार 2 घंटे पैदल चलने के बाद वो घर पहुंच चुकी थी। पसीने से भीगा हुआ जिस्म और लाल पड़ती रंगत। घबराई हुई उसने दुआ की थी कि भगवान करे चाची जी का मूड अच्छा हो और उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए वक्त मिल जाए। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि घर जाने पर कौन सी बड़ी कयामत उसका इंतजार कर रही है। वो इसके बारे में जानती भी नहीं थी और बेगुनाह होते हुए भी वो कटघरे में खड़ी कर दी जाएगी। वो फौरन किचन में दाखिल हुई और सबसे पहले अपना दुपट्टा उतारकर पानी का गिलास मुंह से लगाया। 2 गिलास पानी पीने के बाद उसकी तबीयत कुछ ठीक हुई और ठीक उसी वक्त चाची किचन में आई। उसे वहां देखकर एकदम चीखी थी, तो तुम आ गई महारानी, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बताओ मेरे कंगन कहाँ हैं? उसके तो सर पर कयामत ही टूट पड़ी थी। कौन से कंगन चाची जी? वो जो पहले ही घबराई हुई थी चाची की बात सुनकर और भी घबरा गई। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैं नहीं जानती आपकी कंगन के बारे में। कसम ले लीजिए चाची जी। जबकि वो उसकी बात सुने बिना उसे घसीटते हुए बाहर ले आई। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये तो भगवान की कृपा है कि मुझे अपनी अलमारी का लॉक खुला हुआ नजर आया और मैंने जांच पड़ताल कर ली, वरना अगर बात पुरानी हो जाती तो तुमने तो साफ मुकर जाना था। उसके चाचा भी घर पर मौजूद थे और वो भी परेशानी का शिकार नजर आ रहे थे। चाचा, मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो चाची के कमरे में सिर्फ सफाई करने के इरादे से गई थी, और वो भी कल। मैंने इनकी अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया। वो अचानक ही बड़ी शिद्दत के साथ रोने लगी, लेकिन 20 साल की वो रोती हुई लड़की जिस पर किसी को भी तरस नहीं आया। चाची ने चाचा के सामने ही उसे बुरी तरह मारना शुरू कर दिया, जबकि वो बार बार विनती करती जा रही थी। शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। मुझे शाम से पहले पहले मेरे कंगन चाहिए हर हाल में, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगी कि तुम्हारी आत्मा तक कांप जाएगी। यहीं खड़े खड़े भूखी मर जाओगी और मैं तुम्हें एक निवाला भी नहीं दूंगी। कंगन तो मैं तुम्हारे हलक से निकाल लूंगी। मेरी मरी हुई माँ की निशानी थे वो, और मेरी प्रिया की अमानत। उन्होंने सब बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि प्रिया अभी तक घर नहीं आई थी। वो तो खुद हर बात को पीछे डालते हुए रोते हुए अपने कमरे में चली गई और सर घुटनों पर रखकर और भी तेजी से रो पड़ी। हे भगवान, मुझे किसी और आजमाइश में मत डालना। मैं तो नहीं जानती कि कंगन कहाँ है। तू मेरे दिल के राज को अच्छी तरह जानता है। वो भगवान को याद कर रही थी, लेकिन उसे यकीन था कि वो इस आजमाइश में डाली जा चुकी है और उसकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होंगी। प्रार्थनाओं के पूरे होने का भी एक वक्त होता है, और कभी कभी हम प्रार्थना करते रहते हैं, मगर जो कुछ भी हमारी तकदीर में लिखा होता है वही हमारे साथ होता है। और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। चाचा तो घर से चले गए थे क्योंकि वो रात को किसी बंगले पर चौकीदारी का काम करते थे, लेकिन उस पर मुसीबत टूट पड़ी। प्रिया शाम से जरा पहले ही घर वापस आई थी और उसे चाची की जुबानी ही पता चला कि प्रिया ने एकेडमी ज्वाइन कर ली है। वो आज से कॉलेज के बाद सीधा एकेडमी जाएगी, और वैसे भी वो चाची की इकलौती और लाडली बेटी थी, तो उस पर कोई भी आँच आना नामुमकिन था। लेकिन चाची अपनी बात पर कायम रही और घर आते ही प्रिया को भी बता दिया। वो चुपचाप एक तंज भरी नज़र उस पर डालकर अपने कमरे की ओर चली गई। चाची ने तो उसका जीना हराम कर दिया था। भूख से उसका दम घुटने लगा था, लेकिन उसे पूरा दिन एक निवाला भी नहीं दिया गया। हालांकि वो कंगन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन चाची कितनी ही देर तक सीना पीट पीट कर रोती रहीं। उनकी अलमारी से किसी ने कंगन निकाल लिए थे और इस बात का उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ था। वो खुद भी हैरान और परेशान थी। कमरे की सफाई तो वही करती थी, लेकिन आखिर कंगन गए तो गए कहाँ। वो शाम को भी किचन में गई और चाची से विनती की कि उसे कुछ खाने के लिए दे दें। एक रोटी ही दे दें, भले ही सूखी दे दें, क्योंकि नाश्ते में भी उसने बस 1 कप चाय ही पी थी और अब तो भूख से उसका बुरा हाल होने लगा था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो कॉलेज से कुछ लेकर खा सके। महीने बाद अगर चाचा उसे कुछ पैसे दे भी देते तो वो भी चाची की नज़र में आ जाते। चाची ने उसे पाँव की ठोकर मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। खबरदार, अगर मेरे सामने मासूम बनने का नाटक किया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरे कंगन तुम्हारे पेट में हैं। मेरी भोली भाली बच्ची तो कभी मेरे कमरे में नहीं गई, ना ही वो इस तरह की हरकतें करती है। चाची के साथ उसका खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उसके चाचा के साथ उसका खून का रिश्ता था। फिर भी उन्होंने उस मासूम लड़की की विनतियों पर गौर नहीं किया था।
वो कमरे में आ गई जब प्रिया अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। उसका रोज का यही शेड्यूल था। वो रात भर बातों में बिजी रहती। उसकी आवाज़ इतनी धीमी होती कि वो चाहने के बावजूद सुन नहीं पाती, और वैसे भी उसे यूं लगता जैसे प्रिया उसे अपने कमरे में तभी सोने देती है कि वो उसकी खास वजह ये थी कि वो बाहर से आने वालों पर नज़र रखे। यानी उसे प्रिया ने यही कह रखा था कि वो अपने दोस्त को कॉल करने के बाद अपनी पढ़ाई के बारे में डिस्कस करती है। उस मासूम भोली भाली लड़की को उसकी बातों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। उसे तो बस यहाँ रहने के लिए एक ठिकाना चाहिए था जो उसे एक सुरक्षित जगह के तौर पर प्यारा था, और वो हर जुल्म सितम के बावजूद वहाँ गुजारा कर रही थी। ये रात के 12 बजे का वक्त था जब प्रिया ने फ़ोन से सर उठाकर उसे देखा और उसे सिसकते हुए पाकर एक नज़र उस पर डाली। अगर माँ के कंगन तुमने उठाए हैं तो दे क्यों नहीं देती? उसका अंदाज अजीब सा था जब उसने नाम में सर हिलाते हुए प्रिया के चेहरे को देखा। मैं कसम खाती हूँ प्रिया दीदी, मैंने चाची के कंगन नहीं देखे। आप भी जानती हैं मैं चोरी नहीं कर सकती। फिर प्रिया चुपचाप उठी और कुछ देर के लिए बाहर चली गई। वो वापस आई तो उसके हाथों में खाना था। खाने की ट्रे देखकर उसकी आंखें चमकने लगी थीं, मगर अगले ही पल उस पर चाची का डर सवार हो गया। इसे खा लो, मम्मी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए। जिंदगी में पहली बार प्रिया ने उसके साथ इतना नरम रवैया अपनाया था, इतना प्यार किया था। देखो, सुबह मेरी एक फ्रेंड की शादी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि सुमन के चेहरे की तरफ देखते हुए प्रिया बोली। वो बेपनाह खुश हो रही थी कि उसकी कजन उस पर कितनी मेहरबानी कर रही थी, वरना आज तक जिस तरह वो चाची के जुल्मों सितम का शिकार थी, उसी तरह प्रिया भी उसे अपने जूते की नोक पर रखती थी। प्रिया दीदी, लेकिन मैं तो आपके साथ कॉलेज जाऊंगी। हाँ हाँ, यहाँ से तो हम कॉलेज के लिए ही जाएंगे, लेकिन फिर रास्ते में ही मेरी दोस्त की शादी अटेंड करने जाएंगे, पक्का ना? प्रिया उसे मोहब्बत से देखते हुए अपने साथ मिला चुकी थी, लेकिन वो कमसिन मासूम लड़की नहीं जानती थी कि वो किसी बड़ी कयामत का शिकार होने वाली है। आप चाचा जी को बताकर चली जाएं, उसने एक बार प्रिया को देखते हुए कहा। हरगिज नहीं, तुम इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करोगी। हम जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। बस तुम्हें मेरे साथ ही वापस आना होगा, क्योंकि मैंने पापा से कह दिया है कि कल कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। और उसका दिल धड़क उठा। उसने आज तक झूठ का सहारा नहीं लिया था, क्योंकि उसे डर था अगर चाचा और चाची में से किसी को भी पता चल गया तो उसकी शामत आ जाएगी, क्योंकि कोई भी प्रिया को कुछ नहीं कहता और सबके सब उसके ऊपर ही चढ़ दौड़ते। मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं, तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है नए कपड़े पहनने की। मेरी फ्रेंड की शादी है तो तुम तो बस बाहर वेट करोगी मेरा, और अगर ज़रूरत हुई तो तुम्हें दिलवा भी दूंगी। वो सुमन की तरफ देखते हुए बोली, जबकि सुमन तो हैरत से प्रिया को देखने लगी और एक बार फिर हैंड फ्री कानों में लगाकर प्रिया अपनी बातों में बिजी हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर प्रिया दीदी के पास पैसे कहाँ से आए, और अब अगर वो दोस्त की शादी में इरादा रखती हैं जाने का तो उसे कोई रोक टोक नहीं थी। वो चाची जी से पूछ कर भी जा सकती थी, लेकिन वो भी अपने होठों पर ताला लगाकर रह गई। अगले दिन वो सुबह सवेरे उठी। चाची ने अपनी जिद पर कायम रहकर उसे एक निवाला भी खाने के लिए नहीं दिया था। साथ ही साथ उससे गुस्से से कहा था कि हर हाल में वो आज कंगन वापस लेकर आए, क्योंकि उन्हें यकीन है कंगन उसी के पास है। अगर वो वापस नहीं करेगी तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देंगी। प्रिया ने उसे आंखों ही आंखों में खामोश रहने का इशारा किया तो वो तैयार होने के बाद चुपचाप प्रिया के साथ ही घर से निकल गई। निकलने से पहले प्रिया ने अपने पापा को बता दिया था कि आज एक्स्ट्रा क्लासेस की वजह से वो दोनों ही शाम के वक्त घर आएंगी। वो तो पहले भी शाम से कुछ देर पहले ही घर आती थी, लेकिन आज सब जानते थे कि अकेडमी से उसकी छुट्टी है, तो इसीलिए ये बहाना ठीक था, वरना अगर वो जल्दी घर आ जाती तो फिर उसकी पोल खुल जानी थी। उसके पापा को शक हो जाता। पूरा रास्ता ही वो अजीब सी बेचैनी का शिकार रही। वो दोनों कॉलेज जाने की बजाय एक कैफ़े में जा पहुंची और वहीं उन्हें लगभग 1 घंटा इंतजार करना था, क्योंकि सुबह सुबह न कोई दुकान खुली थी और न मार्केट। इसलिए मार्केट खुलने का प्रिया को इंतजार था। आप तैयार होकर अपने दोस्त की शादी में जाएंगी? उसे बहुत बेचैनी का सामना करना पड़ रहा था। उसे तो प्रिया की समझ ही नहीं आ रही थी। लगभग 1 घंटा इंतजार करने के बाद प्रिया सीधा मार्केट आई थी। सबसे पहले उसने अपने लिए एक ग्रे कलर की साड़ी ली थी। वो हैरत से प्रिया के कारनामे देखती रही। वो तो बस यूनिफॉर्म में ही उसके साथ साथ खींची चली जा रही थी, और जैसे ही प्रिया उसे कुछ कहने को कहती वो चुपचाप कर भी देती। ग्रे कलर की उस शानदार साड़ी की कीमत लगभग 20,000 थी। प्रिया ने झट से बैग से पैसे निकालकर शॉपकीपर के हवाले कर दिए और कुछ जेवरात खरीद कर वो पार्लर की तरफ चली गई। अब दोस्त की शादी है तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, वैसे भी टाइम होने वाला है। मैं जल्द से जल्द तैयार हो जाती हूँ,
मेरी बुकिंग पहले ही हो चुकी है। सब कुछ क्लियर था, लेकिन सुमन ये नहीं जानती थी कि वो कितनी बड़ी साजिश का शिकार होने वाली है। प्रिया उसे एक ऐसी चाल में फंसा रही थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो बस आंखों पर चश्मा चढ़ाए हैरत से प्रिया के कारनामे देखती रही। आज तक चाची ने उसे बाहर नहीं निकलने दिया था। ये उसके लिए पहला मौका था, इसलिए वो दुपट्टा अपने आसपास लपेटे गुमसुम वहीं पर उसका इंतजार करती रही। और जब प्रिया ब्यूटी सैलून से फ्री हुई तो सुमन उसके सरापे को देखती रह गई। बेबाक सी साड़ी जिसमें उसके बाजू और कमर साफ झलक रहे थे। गला इतना डीप था कि प्रिया की खूबसूरती बाहर तक छलक रही थी। उसने एकदम दहलते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। प्रिया दीदी, अगर चाचा जी ने आपको ऐसे देख लिया तो? जबकि प्रिया ने मुस्कुराती हुई एक नज़र उस पर डाली थी। उस दिन वो बेपनाह खुश थी। इतनी खुशी आज से पहले उसने प्रिया को कभी नहीं देखा था। साड़ी में उसका भरपूर सरापा निखर कर सामने आ गया था। भरा हुआ वजूद, खूबसूरती से किया गया मेकअप और बालों में डाले हुए कर्ल। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं प्रिया दीदी। लेकिन उसकी नज़र बार बार भटक कर प्रिया की कमर और डीप गले पर जा रही थी, जो उसे बहुत अजीब लग रहा था। बाहर आकर प्रिया ने किसी को कॉल किया तो कुछ ही देर बाद उन्हें लेने के लिए एक बड़ी सी गाड़ी आ गई। क्या आप इस गाड़ी में जाएंगी? बड़ी सी शानदार गाड़ी को देखकर वो हैरत में पड़ गई। तभी प्रिया ने उसका हाथ थाम लिया। सिर्फ मैं नहीं, हम जा रहे हैं। हम शाम से पहले ही वापस आ जाएंगे, लेकिन तुमने अपनी जबान बंद रखनी है। गाड़ी एक शानदार होटल के सामने आकर रुकी और वो होटल को देखती रह गई। प्रिया दीदी, क्या यहाँ पर है आपकी फ्रेंड की शादी? इतने शानदार होटल को उसने आज पहली बार देखा था। जबकि प्रिया पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ती जा रही थी और वो बैग कंधे पर डाले, दुपट्टा अपने आसपास लपेटे, अपने कांपते वजूद को संभाले उसके पीछे पीछे बढ़ रही थी। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो उसके साथ अंदर जाए। उसे लग रहा था कि वो यहीं से वापस पलट जाए और घर चली जाए। उसे बेहद डर लग रहा था। जब प्रिया होटल के एक दरवाजे के सामने रुकी और कुछ देर किसी का इंतजार किया, तभी दाईं तरफ से आते एक मर्द को देखकर प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन सुमन की आंखों में खतरनाक हद तक डर समा चुका था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि हकीकत इस तरह हो सकती है। उसने प्रिया दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन आज उसका भरोसा चकनाचूर हो चुका था। वो हैरत से उसके बाजू से आकर लिपट गई थी। ये लड़का कौन है? वो लगभग 28 साल का भरपूर जवान लड़का था जिसने अच्छी ड्रेसिंग कर रखी थी। देखने से ही वो किसी अच्छे खासे घराने का लग रहा था। वो नरमी से प्रिया के सामने आया और एक भरपूर नज़र उसके सरापे पर डाली। इस वक्त तो प्रिया ने पूरी तरह सुमन को नज़रअंदाज कर रखा था। सुमन ने बेख्तियार ही अपना चेहरा अपने दुपट्टे से ढक लिया, जबकि वो लड़का प्रिया का हाथ थामकर उसे अपने करीब कर चुका था। मेरे साथ ये लड़की भी है, समझ लो इसे अपने साथ लाना मजबूरी थी। कोई बात नहीं, इसे मैं वेटिंग एरिया में बिठा देता हूँ। जब तक हम साथ में वक्त गुजारेंगे तब तक ये इंतजार तो कर ही सकती है ना। उस इंसान ने एक नज़र सुमन पर डाली। क्यों लिटिल एंजल? वो उसकी डरी हुई आंखों को देखकर मजा ले रहा था, जबकि प्रिया का हाथ थामे सुमन डर से कांप रही थी। प्रिया दीदी, घर चलें? मुझे घर छोड़ दे, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। प्रिया ने झटके से सुमन को खुद से दूर कर दिया। उस वक्त उसे गौरव के सामने बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। खबरदार, जो तुमने यहाँ पर कोई मिडिल क्लास हरकत दिखाई तो मुझे अच्छी तरह जानती हो, मैं मम्मी से तुम्हें इतना पिटवाऊंगी कि सारी जिंदगी तुम उस मार को याद रखोगी। गौरव तुम्हें जहाँ लेकर जा रहा है वहीं हमारा इंतजार करना। खबरदार, जो मेरे आने तक वहाँ से हिली तो। प्रिया ने उसे बुरी तरह धमकाते हुए उस इंसान के साथ सुमन को भेज दिया, जो उसे लेकर एक हॉल जैसी जगह पर आया था। उसने एक सोफे की तरफ इशारा करके उसे बैठने को कहा। वो उसे बड़ी ही दिलचस्प नज़रों से देख रहा था। उसकी सुरमई आंखों को देखकर उसके अंदर की हवस बार बार जाग रही थी, लेकिन इस वक्त उसका असली और कीमती शिकार उसके इंतजार में था। इसीलिए उस पर ध्यान देने की बजाय वो उसे वहीं बिठाकर कमरे की ओर बढ़ गया। लगभग 6 महीने से गौरव और प्रिया के बीच रिश्ते थे और ये रिश्ता कॉलेज से बाहर मुलाकातों तक ही सीमित था। फ़ोन पर बातचीत और चंद मुलाकातें, और आज उन्होंने एक लंबी डेट का प्लान किया था। इस डेट को रोमांटिक बनाने के लिए वो आज इस शानदार फाइव स्टार होटल में आए थे। कुछ दिन पहले उसने इसी इरादे से अपनी माँ के कंगन भी छुपा लिए थे और उन्हें बेचकर न सिर्फ महंगी साड़ी खरीदी, कुछ जेवरात भी खरीदे, बल्कि कुछ रकम छिपा कर भी रख ली थी, क्योंकि अब उसे पैसों की ज़रूरत थी। माँ से मांगने पर इतने सारे पैसे तो मिलने से रहे। वो तो खुश और बड़े ही सुकून में थी कि उसकी माँ का शक कभी भी उसकी तरफ नहीं जाएगा, बल्कि सारा इल्ज़ाम सुमन पर ही लगेगा। कुछ देर बाद गौरव कमरे में आया तो प्रिया उसका इंतजार कर रही थी। गौरव बेताबी से आते ही उसे कमर से थाम कर अपने करीब ले आया और उसके होंठों पर झुककर उसके लबों का जाम पीने लगा।
दोनों बेबाकी से हर हद पार करते हुए अपने अंदर की हवस को मोहब्बत का नाम दे रहे थे। गौरव ने उसकी साड़ी का पल्लू खींच दिया और अब उसके खूबसूरत वजूद को बेखुदी से देख रहा था। अगले ही पल उसने उसके वजूद को अपने होठों से छूना शुरू कर दिया कि तभी मोबाइल पर आने वाली कॉल ने उसका ध्यान खींचा था। उसे साइड पर करते हुए वो कमरे की बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि आज रात 8 बजे संदीप खुराना के साथ मीटिंग है और इस मीटिंग में हमें उसे एक लड़की का सरप्राइज देना है। तो क्या बन गई तुम्हारी प्लानिंग? दूसरी तरफ से किसी ने बेताबी से पूछा था और गौरव ने पलटकर बेड पर लेटी प्रिया को देखा। न जाने क्यों यहाँ आने के बाद उसकी नीयत बदल चुकी थी। संदीप खुराना के लिए एक मासूम और अनछुई लड़की की जरूरत थी, लेकिन प्रिया को देखकर वो अपने काबू में नहीं रहा था। दूसरी तरफ मिलने वाली रकम इतनी बड़ी थी कि उसे अपने जज्बातों को कंट्रोल करना था। लड़की इस वक्त मेरे पास है, वो शाम तक मेरे पास ही रहेगी। जब तक आप ड्राइवर भेजेंगे मैं उसे आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन इससे पहले 20 लाख रुपये मेरे अकाउंट में चाहिए। उसने डील फाइनल कर दी। कुछ बहानेबाजी के बाद बॉस को यकीन दिलाते हुए उसने कहा, देखना आज संदीप खुराना के सामने ये सब करना बहुत ज़रूरी है, वरना हार तुम्हारा मुकद्दर होगी। ज़्यादा बकवास मत करो गौरव, तुम्हें 20 लाख मिल जाएंगे और हमें लड़की दे देना। मैं 1 घंटे में रकम का इंतजाम कर दूंगा। बॉस ने फाइनल कहा। वो पलटा तो अपनी पीठ पर खड़ी हुई प्रिया को देखकर हैरत में रह गया। प्रिया के माथे पर पसीने की बूंदें चमक आई थीं। वो हैरानी और बेयकीन निगाहों से उसे देख रही थी और तभी पास रखी मेज पर पड़ी हुई छुरी उठा चुकी थी। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी हरकतों से बेखबर हूँ? मुझे तुम्हारा पहले ही अंदाजा लग चुका था कि तुम मेरे साथ फ्रॉड करने वाले हो। तुम मुझे इस्तेमाल करके मुझे बेचने का इरादा रखते हो, यही इरादा है ना तुम्हारा? वो दहाड़ते हुए छुरी लेकर उसकी तरफ बढ़ी थी। गौरव ने पीछे हटते हुए रुकने का इशारा किया। देखो मेरी बात सुनो, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी को समझो। मेरे बॉस को हर हाल में लड़की चाहिए, क्योंकि उनकी मीटिंग आज रात बड़े बिजनेसमैन संदीप खुराना के साथ है और मेरे बॉस सुनील मेहरा आज रात को संदीप खुराना के लिए ऐसी लड़की का इंतजाम करना चाहते हैं जो खूबसूरत और एकदम अछूती हो। तो क्या तुम मुझे अपनी मीटिंग्स के लिए बेच दोगे? प्रिया ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी गौरव, मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमसे मोहब्बत की। इससे पहले कि प्रिया आगे बढ़ती, गौरव ने फुर्ती से उसका बाजू थामा और उसे अपनी लपेटे में लेते हुए उसकी पीठ अपने सीने से टिका दी और नरमी से उसकी गर्दन पर झुककर उससे मदहोश करने लगा। प्रिया बुरी तरह डरी हुई थी। मैं तुम्हें उन लोगों के हवाले नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हारी इज्जत भी बच सकती है और तुम्हें इसके बदले में 5 लाख रुपये भी दूंगा। गौरव ने कहा तो प्रिया खामोश रह गई। 5 लाख, इतनी बड़ी रकम तो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। तो क्या मतलब है तुम्हारा? यानी मैं उस बिजनेसमैन के साथ रात गुजारूं? उसने हड़बड़ी से गौरव की तरफ देखा। नहीं, उन्हें सिर्फ एक रात के लिए एक लड़की चाहिए और वो ऐसी लड़की होनी चाहिए जो उन्हें तोहफे के तौर पर दी जाए। उसके बाद संदीप खुराना एक रात गुजारने के बाद उसे छोड़ देगा या उसे अपने पास रखेगा, ये उसका मामला होगा, लेकिन हम उसे वो लड़की तोहफे के तौर पर देना चाहते हैं। अगर तुम बाहर बैठी लड़की मुझे दे दो तो? प्रिया हैरत से गौरव का चेहरा देखती रही। क्या कह रहे हो तुम? वही कह रहा हूँ जो तुमने सुना। बाहर बैठी लड़की मुझे दे दो, मैं तुम्हारी रिहाई कर दूंगा। प्रिया बेखबर पीछे हटी थी, लेकिन गौरव ने अचानक उसका बाजू थामकर उसे फिर अपनी लपेट में ले लिया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें चाहे जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करूँ, पर मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत मौजूद है। मैं आज कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें अपना लूँगा, लेकिन इस मजबूरी में मेरा साथ दो। वो लड़की यहाँ से चली जाएगी तो तुम आसानी से अपना आप छुड़ा सकती हो। प्रिया उस दिन उसकी बातों में आ गई। चाहे वो किसी भी इरादे से आई हो, यहाँ आकर गौरव ने उसकी नीयत बदल दी थी। बाहर बैठी हुई लड़की बेयारो मददगार थी, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। प्रिया घर जाकर बता सकती थी कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई, क्योंकि पहले ही उस पर कंगन चुराने का इल्जाम लग चुका था और उसे यकीन था कि उसके बाप कभी भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। वो सोचती थी कि गौरव से शादी करके वो अपनी ज़िंदगी और अपना फ्यूचर संवार सकती है और साथ में 5 लाख की रकम भी उसे गौरव की तरफ से मिल रही थी। उसने नरमी से मुस्कुराते हुए खुद को गौरव के हवाले कर दिया और उसकी रजामंदी देखकर गौरव उस पर टूट पड़ा। कितने ही हसीन पल एक दूसरे के साथ बिताने के बाद गौरव ने इशारा किया और फिर वो सुमन को लेने के लिए चला गया, जबकि वो वहीं सर झुकाए बैठी थी, दुपट्टा चारों ओर लपेटे, डर से सिमटी हुई। अपना दुपट्टा अभी तक चेहरे से नहीं हटाया था। अंदर चलो, तुम्हें प्रिया बुला रही है।
वो उसके साथ ही अंदर कमरे में आई और देखा प्रिया दोबारा यूनिफॉर्म में थी और साड़ी बेड पर बिखरी पड़ी थी, ज्वेलरी भी रखी पड़ी थी। सुमन ने उन चीज़ों पर एक नज़र डाली और फिर प्रिया के पास आकर बोली, चलो दीदी। उसने बहुत बेचैनी से कहा था। प्रिया ने उसे बाजू से पकड़ लिया। चलेंगे, पर अभी नहीं। तो हमें कुछ देर यहीं रुकना होगा, क्योंकि मैं गौरव के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। लगभग 1 घंटा तुम्हें इसी कमरे में इंतजार करना होगा, उसके बाद हम घर चलेंगे। प्रिया ने नरमी से उसे बहलाया और अपनी जालबंदी के साथ वो लड़के के साथ चली गई। न जाने कितना वक्त बीता, 1 से 2 घंटे, 2 से 3, फिर शाम होने लगी। सुमन बेचैनी से कमरे में टहलती रही। शाम के करीब जब गौरव अकेला लौटा तो वो पत्थर सी ठहरी हुई थी। वे लोग उसे यहाँ लॉक करके गए थे और वो प्रिया का इंतजार कर रही थी। जो कुछ उसके साथ हुआ वो हद से ज़्यादा खौफनाक था। गौरव ने उसे वहाँ से घसीट कर गाड़ी में बिठाया और फिर एक फ्लैट में ले गया, जहाँ पहले से ही 2 लोग मौजूद थे। सुमन चीख चीख कर बुरी तरह रो रही थी। उसकी चीखों पुकार सुनकर गौरव ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। सुमन का दिल कांप रहा था। जब से होश आया था तब से उसने अपने माँ बाप को नहीं देखा था। चाचा उसके लिए पापा जैसे थे, प्रिया उसकी बहन। लाख जुल्म सितम के बावजूद चाची ही उसके लिए माँ थी। आज उसकी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया था जिसका उसने कभी ख्याल भी नहीं किया था। वहाँ पहुँचने के बाद उसे एक पक्की उम्र की औरत के हवाले कर दिया गया। उसे तैयार करने के बाद सब कुछ उसे समझाया गया कि मीटिंग शुरू होने से पहले सुनील सर के रूम में भेजना है। वो लाख विनती करती रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, मगर किसी को उस पर तरस नहीं आया। औरत ने उसे अधखुले से ड्रेस में तैयार करके बहुत सारा मेकअप कर दिया। वो बार बार रोती रही, पर उस औरत की धमकी कामयाब रही और फिर वो खामोश हो गई, मानो खुद को अपनी किस्मत के हवाले कर दिया हो। औरत ने कह दिया था अगर वो चीखेगी या चिल्लाएगी तो बाहर मौजूद लोग 1 मिनट में उसकी इज्जत बर्बाद कर देंगे और उसे सड़क पर फेंक देंगे। और वो खामोश हो गई, पर अंदर से बुरी तरह मानसिक यातना की शिकार थी। कुछ ही देर बाद वो औरत उसे तैयार करके बाहर ले आई और बाहर मौजूद लोग उसे देखकर दंग रह गए। सुनील ने आगे बढ़कर गौरव के कंधे पर थपकी दी। क्या माल लेकर आए हो यार? संदीप की किस्मत है, वरना आज रात तो मैं इससे खुद ही एंजॉय करता। उसने लालच भरी नज़र उसके खूबसूरत वजूद पर डाली, जबकि वो सिर झुकाए कांपती खड़ी रही। गौरव भी उसे देखकर बेयकीन था। प्रिया के सामने तो वो हद से ज़्यादा हसीन थी। बोल्ड ड्रेस और तराशे हुए नए नक्श ने उसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। कोई भी देखता तो देखता रह जाता। उन लोगों ने उसे गाड़ी में डाला और उसके पास बैठा गौरव बार बार उसके चेहरे को देख रहा था। वो इतनी खूबसूरत थी कि किसी भी इंसान का ईमान डगमगा सकता था, लेकिन उन लोगों की मजबूरी थी, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि संदीप खुराना को नया माल चाहिए था और आज वो संदीप खुराना की मिल्कियत बनने वाली थी। गाड़ी 5 स्टार होटल के सामने रुकी। प्लान के अनुसार उसे दाखिली का दरवाजे से अंदर ले जाया गया और कुछ लोगों की मदद से सीढ़ियों से होते हुए वो एक कमरे में पहुंच गए। कमरे को तुरंत बाहर से लॉक कर दिया गया और उसे सख्ती से कहा गया कि जब तक संदीप इस कमरे में नहीं आएगा, ना तो वो चीखेगी और ना ही शोर मचाएगी और ना ही अपना हुलिया ख़राब करेगी। लगभग 8 बजे के करीब 5 स्टार होटल में छोटा सा फंक्शन हुआ, जिसमें ख़ास मेहमान संदीप खुराना था। सुनील ने ख़ास तौर पर उसे दावत दी थी। वो न सिर्फ उसे इज्जत और सम्मान देते हुए अपने साथ उसके मामले फिक्स करना चाहता था, बल्कि खुलकर पार्टनरशिप भी करने के अलावा अपने बीच की सारी कड़वाहटें भी ख़त्म करना चाहता था। लेकिन अंदर कौन सी साजिश चल रही थी, इस बात से संदीप खुराना अनजान था। एक लंबा समय हो चुका था जब से सुनील और संदीप के बीच एक सर्द जंग सी चल रही थी और ये बिजनेस की दुनिया में बहुत बड़ी दुश्मनी थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसे सुनील की तरफ से दोस्ती की पहल महसूस हुई तो वो भी खुद को रोक नहीं पाया। वैसे भी इन झगड़ों से दूर रहना ही उसकी फितरत थी, तो उसने सोच लिया था एक बार सुनील से अपने रिश्ते सुधार कर देखेगा। आज के फंक्शन वो शानदार पर्सनालिटी के साथ मेहमान बनकर मौजूद था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, देखने वालों की नज़रें थम गईं। वो था संदीप खुराना, बिजनेस का बेताज बादशाह, खूबसूरती और पर्सनालिटी में एक ऐसा शहजादा जिसका कोई मुकाबला नहीं था। धनराज खुराना का बेटा, जिसने लंबे समय तक बिजनेस की दुनिया पर राज किया था और अब ये ताज अपने शहजादे को सौंप दिया था। सुनील खुद उसे रिसीव करने आया और इज्जत के साथ अंदर ले गया। उसे अंदाजा तक न था कि आज रात सुनील उसे ऐसा चकमा देने वाला है जिसका उसने ख्याल भी नहीं किया था। शहर में उसकी इज्जत से कौन वाकिफ न था। उसका बाप धनराज खुराना बिजनेस छोड़कर सियासत में आ चुका था और उनकी छोटी सी गलती भी उनकी पूरी साख को हिलाकर रख सकती थी। इसीलिए संदीप खुराना कुछ परेशानियों का शिकार भी था। जाहिरी तौर पर उसने सुनील पर भरोसा कर लिया था, लेकिन आज तक
जो कि आज तक उसके नेचर में शामिल नहीं था कि इतनी जल्दी भरोसा करना किसी नए इंसान पर। खाना खाने के बाद सुनील उसे खुद कमरे तक छोड़ने आया और गले लगाते हुए उसके कंधे पर थपकी दी। आज की रात बहुत हसीन गुजरने वाली है खुराना साहब। आप याद करेंगे कि सुनील ने आपकी रात को कितना हसीन बना दिया। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सुनील ने कहा तो संदीप खुराना हल्का सा मुस्कुराया। उसके साथ उसके गार्ड भी थे, लेकिन अब आराम का वक्त था तो वो कमरे में अकेला ही जाने वाला था। उसे हाथ मिलाकर बाय बोलते सब अपने अपने कमरों में चले गए। ये लगभग रात के 11 बजे का वक्त था। सुनील के चले जाने के बाद उसने भी अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, सामने बेड पर लेटे वजूद को देखकर वहीं पत्थर रह गया, जबकि वो अभी कुछ देर पहले ही गहरी नींद में गई थी। किसी की आहट को महसूस भी नहीं कर पाई। बेबाक सा गाउन जो उसकी खूबसूरती को उभार रहा था, मासूम चेहरा, बिखरे हुए बाल और उसके चेहरे पर सूखे हुए आंसुओं के निशान। बेड पर पड़ी वो लड़की अब उसे अपनी ओर खींच रही थी। यकीनन ये प्लान सुनील का था, लेकिन इस वक्त तक उसके दिमाग में यही था कि सुनील उसे अय्याश बिजनेसमैन समझते हुए अपनी तरफ से ये तोहफा दे रहा है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो आज तक औरत जात से दूर रहने वाला इंसान था। उसी बुनियाद पर उसने शादी भी नहीं की थी और ना ही आज तक किसी की इज्जत से खेल पाया था। उसने बड़ी ही नरमी से झुकते हुए लड़की के गाल को थपथपाया तो वो एकदम से डरते हुए आंखें खोलकर उसे देखने लगी और तुरंत उससे दूर हो गई। अपने सीने पर हाथ फैलाते हुए उसने संदीप को देखा और फिर उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। मासूम चेहरा, डरी हुई आंखें, कांपते हुए गुलाबी होंठ और लंबे खूबसूरत बाल जो उसके हुस्न का मुंह बोलता सबूत थे। संदीप थोड़ा सा उसके करीब आया। यहाँ मौजूद होने के बाद रोने का कोई कारण नहीं बनता। उस वक्त उसे उस मासूम चेहरे से नफरत होने लगी जो रोते हुए भी चालाकी का प्रदर्शन कर रही थी। उसे लगा कि ये लड़की दिल बहलाने का सामान है जो कुछ पैसों की खातिर यहाँ तक पहुँची है। उसके कपड़ों पर एक नज़र डालकर संदीप ने अपना रुख फेर लिया। शर्म आनी चाहिए तुम जैसी लड़कियों को, कुछ पैसों की खातिर किसी के बिस्तर की शोभा बन जाती हो। उसके शब्द बुरी तरह जहर में डूबे हुए थे और फिर संदीप ने सख्ती से उसे घसीटते हुए अपने करीब कर लिया। क्या रखा है इन कुछ ही पलों में? थोड़ी सी मदहोशी और बस कुछ पैसों के अलावा इज्जत का सौदा। अब डर और रोना धोना किस काम का? अब तो तुम मेरी पहुंच में आ चुकी हो। वो हद से ज़्यादा संदीप के करीब थी, इतना करीब कि संदीप की आग जैसी सांसें उसकी गर्दन से टकरा रही थीं। पूरा दिन ही वो इसी हलचल का शिकार रही। दिमागी तकलीफ, भूख प्यास, अजीब सी बेचैनी और परेशानी, और अब उस अजनबी इंसान की बातें। इससे पहले कि संदीप उसे और डराता, वो संदीप के बाजुओं में झूल गई। लड़की, अपनी आंखें खोलो। संदीप ने उसके गाल को थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश की थी और फिर पास रखे हुए गिलास से पानी उसके चेहरे पर उंडेल दिया, लेकिन वो होश में नहीं आई। उसके तो हाथ पांव ही फूल गए थे। जल्दी से अपना कोट उतारते हुए उसे पहनाकर उसने उसके वजूद को छुपाया था और फिर उसे अपनी बाजुओं में उठा लिया। उसका दिल चाहा कि वो ड्राइवर को कॉल करे, लेकिन इस वक्त उसका किसी को डिस्टर्ब करने का मन नहीं था। और वैसे भी ये हादसा उसके साथ पहली बार हो रहा था। वो नहीं जानता था इस लड़की को क्या हुआ है। जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर उसे बाहों में उठाए हुए वो गाड़ी तक आया था और फिर गाड़ी में डालकर सीधा अस्पताल लेकर चला गया। रात के इस पहर वो उसे अस्पताल में एडमिट करवाकर अब बेचैनी से राहदारी के चक्कर काट रहा था, जब काफ़ी देर के बाद डॉक्टर उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई है, इसी वजह से उसका ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक लो है। मेरे ख्याल में उन्हें रात में यहीं रखना पड़ेगा, अपने प्रोफेशनल अंदाज में कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया, जबकि वो वहीं सर टिकाकर बैठ गया। सारा दिन के डर का शिकार रही थी लड़की, तो क्या वो वहाँ ज़बरदस्ती लाई गई थी? कौन थी वो लड़की, इतनी मासूम, इतनी हसीन और कम उम्र? फिर होटल के कमरे तक कैसे पहुँची? संदीप खुराना के सामने हजारों सवाल घूम रहे थे। उस लड़की की शक्ल सूरत को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वो वहाँ अपनी मर्जी से मौजूद थी। और तभी उसने सर उठाकर वेटिंग एरिया में लगे हुए एलईडी पर चलती हुई लाइव खबर को देखा था। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि हकीकत इस कदर भयानक हो सकती है। मीडिया उस होटल के उसी कमरे के सामने था जहां से इस वक्त संदीप निकल कर आया था। न्यूज़ रिपोर्टर्स अजीब सी सच्चाई को बयां कर रहे थे। हमें खबर मिली है इसी होटल में शहर के मशहूर बिजनेसमैन और सियासतदान धनराज खुराना के बेटे संदीप खुराना इसी कमरे में मौजूद हैं, और वो यहाँ अकेले मौजूद नहीं हैं। आज लाइव आपको ये देखने को मिलेगा। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा,
कि संदीप खुराना किस कदर अय्याश इंसान है और धनराज खुराना ने अपने बेटे को किस कदर अय्याशियों में डाल दिया है। पुलिस भी साथ थी, यानी वो लोग रेड का इरादा रखते थे। कोई मुखबरी कर चुका था कि इस कमरे में वो किसी लड़की के साथ मौजूद है और उसे कमरे से निकलते हुए भी लगभग 1.5 घंटा हो चुका था और यकीनन किसी ने परफेक्ट टाइमिंग पर खबर दी थी, यानी उस वक्त जब वो पूरी तौर पर मदहोशी की हालत में उस लड़की के साथ अपने रंगीन पल गुजार रहा होता। मीडिया कमरे में जाता और संदीप खुराना का चेहरा लोगों के सामने बेनकाब हो जाता। वो हैरत और बेयकीनी से एलईडी को देखता रहा। जब न्यूज रिपोर्टर ने कमरे का दरवाज़ा खोला कि तभी कमरे का खाली मंजर रिकॉर्ड हुआ था। यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो क्या संदीप खुराना यहाँ से भाग चुका है या फिर ये खबर झूठी थी? आज संदीप खुराना मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक सुनील मेहरा के साथ इसी होटल में मौजूद थे और आज उनका यहीं स्टे करने का इरादा था। लेकिन अब ये किस कदर अजीब बात है कि वो अपने रूम में मौजूद नहीं। 1 मिनट से पहले उसके दिमाग में सब कुछ स्कैन हो गया था। सुनील की मुस्कुराहट, उसकी आंखों की चमक, यकीनन उसने ही उस लड़की को कमरे में भेजकर उसके बारे में मुखबरी की थी। गद्दार सुनील था और उसे इस बात का 100% यकीन था कि उसे बुरी तरह फंसाया गया है और फंसाने वाला सुनील मेहरा था। लेकिन ऐन मौके पर ही वो वहां से निकल आया था और आज उसकी इज्जत बच गई थी। उसने पलटकर मुस्कुराहट से शीशे के पार लेटी हुई उस बेसुध लड़की को देखा था और फिर सरगोशी में धीरे से बोला, लकी गर्ल। आज उसकी वजह से वो खुद भी बच गया था। सुनील से तो वो निपट लेता, लेकिन इस वक्त उसे उस लड़की की फिक्र सताए जा रही थी। सुबह तक वो होश में आ चुकी थी। संदीप सारी रात अस्पताल में ही रहा था। धनराज खुराना ने उसे कॉल किया था। शायद वो भी इस खबर को लेकर परेशान थे, लेकिन उसने अपने पापा को तसल्ली देते हुए कहा था कि वो वहाँ होटल में मौजूद ही नहीं है और ये खबर सरासर झूठी खबर है। डॉक्टर ने उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया था और वो उससे मुलाकात करने के लिए गया था। उस वक्त वो पूरी तरह होश में थी, लेकिन काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। उसके पीले चेहरे को देखकर संदीप खुराना कदम बढ़ाकर उसके करीब चला आया। उसकी तबीयत को देखते हुए वो किसी भी बात को दोहराना नहीं चाहता था। संदीप खुराना को अपने सामने देखकर वो एक बार फिर डर से कांपने लगी थी, लेकिन इससे पहले ही संदीप ने नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम बिल्कुल सेफ हो। वो उसके पास ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो चुपचाप उसे तसल्ली देकर वापस पलट गया। शाम को ही उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था और संदीप खुराना उसे लेकर अपने फ्लैट पर आ गया। ना ही वो अपने डर से बाहर निकल पा रही थी और ना ही उसके बारे में वो कुछ जानता था। सुबह से उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आया और यहाँ उसे नौकरानी के हवाले कर दिया। वो 2 दिनों तक उसकी तबीयत ख़राब रही थी, लेकिन फिर अच्छे ध्यान से वो कुछ बेहतर भी हो चुकी थी। उसके दिल से ये दुख नहीं जा रहा था कि उसकी कजन ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था। ये तो उसकी खुशनसीबी थी कि वो बच गई थी, लेकिन अब उसे ये डर सताया जा रहा था कि न जाने उसे यहाँ लाकर वो इंसान आगे क्या करेगा। जब भी संदीप वहाँ आता तो वो चुपचाप कमरे में चली जाती और ख़ुद को कमरे में बंद कर लेती। उस दिन संदीप ने उससे बात करने की कोशिश की, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम कौन हो, तुम्हारे रिश्तेदार कौन हैं और वहाँ तक तुम कैसे पहुँची? उसकी नज़र में वो अभी भी कोई गलत लड़की ही थी और इस सोच ने सुमन को रोने पर मजबूर कर दिया। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं वहाँ तक कैसे पहुँची? ये सब एक धोखा है। आप चाहें तो मुझे किसी एनजीओ के हवाले कर दें। लेकिन वो जानता था कि ये लड़की एनजीओ में भी सेफ नहीं रहेगी। वो देर तक उसके हसीन चेहरे को देखता रहा। 2 ही दिनों के अंदर अंदर उसने सुनील से अपना बदला ले लिया था, लेकिन अब उससे लड़की का मामला बाकी बचा था। शादी करोगी मुझसे? उसी दिन उसने उसके सामने पेशकश रख दी और वो सर झुकाए रोती रही। उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। संदीप खुराना उस पर हमदर्दी कर रहा था। हालांकि वो हवेली का एक अमीर ज़्यादा था, आज तक किसी औरत पर इतना भरोसा नहीं कर पाया था, लेकिन आज इस लड़की की बात अलग थी। वो न जाने क्यों अपनी मासूमियत से उसके दिल के तार छेड़ रही थी। वो इतने दिन तक उसके फ्लैट में रह रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसने एक बार भी संदीप खुराना का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश नहीं की थी और यही वजह थी कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। पापा क्या फैसला करते हैं या घर वालों का क्या रिएक्शन होता है, इस बात की उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लेकिन इस वक्त वो इस लड़की को किसी जायज़ रिश्ते के साथ ही अपने घर में रखना चाहता था। सो सुमन ने अपनी रजामंदी दे दी। वैसे भी बाहर की दुनिया और अपनों के धोखों ने उसे इतना डरा कर रख दिया था कि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अगले ही दिन बेहद सादगी से उन दोनों की शादी हो गई थी और फिर इस शादी की खबर को फिलहाल के लिए छुपा कर रखा गया था।
वो नहीं चाहता था जब तक इस लड़की के बारे में पूरी तरह जान न ले इस बात का जिक्र किसी से भी करे। कुछ करीबी दोस्तों के बीच ही उसने पास के मंदिर में जाकर उससे शादी कर ली थी। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि संदीप खुराना कौन है, उसका किरदार कैसा है, और उसने रात को उसे होटल के रूम में अपने लिए लाने के लिए कीमत क्यों दी थी। उसके लिए संदीप खुराना एक ऐसा नाम था जिसने न सिर्फ उसे इज्जत दी थी, उसे मकाम दिया था, बल्कि अब उससे शादी भी कर चुका था और अब उसके पति के रूप में उसके सामने खड़ा था। 20 साल की लड़की ने जिंदगी में इतनी आजमाइशों को देखा था कि अब उसके लिए वो एक ऐसा सहारा था जिससे बिछड़ने का ख्याल भी नहीं कर सकती थी। उसी रात संदीप कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर ही उसके इंतजार में बैठी हुई थी। उस वक्त वो शिद्दत से डर का शिकार थी और धड़कते हुए दिल को संभाल कर बैठी वो लड़की न जाने क्यों पलकें तक नहीं उठा पा रही थी, जबकि संदीप सोफे पर बैठकर लगातार उसके चेहरे को देख रहा था। वो उस रात बोल्ड ड्रेस में उसके कमरे में मौजूद थी। वो सुनील के हाथ कैसे आई, उसने उस पेशे का चुनाव क्यों किया, और उससे पहले वो क्या करती थी, उसकी ज़िंदगी में पहले क्या क्या हो चुका था। ये ऐसे सवाल थे जो उस वक्त संदीप खुराना के दिमाग को बुरी तरह झंझोड़ रहे थे। और फिर वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसके सामने आकर बैठ गया। उसकी खूबसूरती सामने वाले को बेहोश करने के लिए काफ़ी थी। इतना मासूम और इतना पाकीज़ा हुस्न कि वो उस पर शक करने का ख्याल भी नहीं कर सकता था। उसने पलकें उठाकर संदीप खुराना के चेहरे को देखा और फिर दोबारा से पलकों को झुका लिया। मैं कसम खाती हूँ, मेरी ज़िंदगी में आने वाले आप पहले मर्द हैं। इससे पहले मैंने सिर्फ अकेलापन देखा है, आजमाइशें देखी हैं। न जाने उसके शब्दों में ऐसा क्या था कि जब वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी तो संदीप ने सब कुछ भूल कर उसे खुद में समेट लिया। उसने कुछ भी नहीं पूछा था। सारे शक बर्फ़ की तरह पिघल गए, सारे सवाल अपने आप हल हो गए। उसी दिन वो जायज़ तरीके से उसके सामने मौजूद उसकी बीवी थी जिसकी वो तारीफ़ करना चाहता था, और वो उसकी तारीफ़ करता चला गया। नरमी से उसके लबों पर झुककर उसके लबों को महसूस करता उसकी गर्दन तक आया था, फिर उसके बालों को आज़ाद कर दिया। खूबसूरत बाल किसी झरने की तरह उसकी कमर पर बिखरते चले गए। उसका घबराना, उसका शर्माना, उसकी शिद्दतों पर बुरी तरह कांप जाना, ये साफ जाहिर कर रहा था कि वो संदीप खुराना की अमानत बनकर रही है, और अब वो अमानत अपने हकदार के पास पहुंच चुकी थी। उस रात संदीप ने सब कुछ भूलकर उसे अपनी शिद्दत से तर कर दिया। जिंदगी जैसे एक किनारे पर पहुंच गई थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अभी और भी बहुत कुछ बाकी था। संदीप के साथ एक हसीन रात गुजारने के साथ साथ एक हसीन सुबह का आगाज हुआ। वो बेहद खुश थी। संदीप की ज़िंदगी में आकर मानो उसने उसकी बेरौनक ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया था। वो अब हवेली जाने की बजाय ज़्यादातर इसी अपार्टमेंट में स्टे करने लगा था। उसने अभी तक अपने पापा को इस शादी के बारे में नहीं बताया था, लेकिन उसे यकीन था कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में सारी कमियों को पूरा कर देगी। उनकी शादी को लगभग 2 हफ्ते गुजर चुके थे, और ये 2 हफ्ते उसकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा खूबसूरत पल थे। उसने संदीप को बस यही बताया था कि उसके माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके चाचा ने उसकी परवरिश की। इससे ज़्यादा संदीप ने कुछ भी नहीं पूछा था। उसी दिन वो एक बहुत बड़ी पार्टी को अटेंड करने के लिए तैयार था। ये कोई बिजनेस पार्टी थी जहाँ शहर के बड़े बड़े नाम इनवाइट किए गए थे, और धनराज खुराना भी इस पार्टी में जाने वाले थे। संदीप भी अपने पापा के कहने पर शाम को ही तैयार होकर वहाँ से निकल गया, और वो बहुत देर तक उसकी पीठ को देखती रही। ये इंसान उसके लिए किसी भगवान से कम नहीं था। संदीप ने जाने से पहले उसके माथे को अपने होठों से छुआ था। आज रात हवेली में ही रुकूंगा, शायद सुबह वापसी हो, अपना ख्याल रखना। वो नरमी से मुस्कुरा दी। नौकरानी उसके पास होती थी। संदीप खुराना अपने पापा धनराज खुराना के साथ ही उस पार्टी में पहुंचा था। उस बड़ी सी पार्टी में मीडिया को भी इनवाइट किया गया था, और अचानक ही मीडिया के एक बंदे ने माइक उसकी तरफ कर दिया और एक सवाल कर दिया जिसने उसकी पूरी हस्ती को हिलाकर रख दिया। संदीप खुराना, सुनने में आ रहा है कि आपने शादी कर ली है और अब तक इस शादी को खुफिया रखा है। ये भी सुना जा रहा है कि आपकी बीवी कोई कॉल गर्ल है। वो हैरत और बेयकीनी से खड़ा रहा। सब लोगों का रुख अब उसकी तरफ हो गया था। ये कैसी हकीकत थी जिस पर पर्दा इस तरह से उठेगा, उसने कभी नहीं सोचा था। खबरदार, अगर मेरी बीवी के बारे में एक शब्द भी कहा, उसने चीख कर कहा। वो उस वक्त जलजलों की जद में आ गया था। उसने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा भी होगा। सब कुछ लाइव चल रहा था और वो भी देख रही थी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। ये सब क्या हो रहा था? सुमन की आंखों से आंसू टूटकर गिरने लगे। ये भी हकीकत थी, संदीप खुराना के खिलाफ एक साजिश थी। तो फिर आप बताएं कि आपने किससे शादी की है? आप उनका इंट्रोडक्शन तो कराएं। रिपोर्टर ने बात को जारी रखा।
धनराज खुराना हैरत और अविश्वास से अपने बेटे को देख रहे थे जब रिपोर्टर्स ने रुख उनकी तरफ कर दिया। क्या आप अपने बेटे की शादी के बारे में जानते हैं? और क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपकी बहू एक बदनाम लड़की है? उस रात वो शर्मिंदगी की गहराइयों में गिरता चला गया। उसकी बनी बनाई इज्जत सब मिट्टी में मिल चुकी थी। उसके खिलाफ एक साजिश हुई थी, उसकी इज्जत नीलाम हो चुकी थी। वो चुपचाप वहां से निकल गया। वो लड़की न जाने कितनी ही देर घुटनों पर सर रखे सिसकती रही। उस दिन उसने जाना कि वो मोहब्बत में कितनी खुदगर्ज हो गई थी। उसने अपनी खुशियों को देखा था, लेकिन ये नहीं सोचा कि वो संदीप खुराना के लायक नहीं है। वो उसकी इज्जत पर एक ऐसा काला धब्बा है जो सारी जिंदगी उस पर गिरहण की तरह लगा रहेगा। संदीप बेमकसद ही गाड़ी सड़कों पर दौड़ाता रहा। बार बार न्यूज़ रिपोर्टर के सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसने ऐसा नहीं चाहा था। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी इतनी बेइज्जती की थी। कोई था जिसने गद्दारी करते हुए उसकी खबर को फैला दिया था और अपनी दुश्मनी निकाली थी। उस रात काफ़ी देर रोने के बाद वो एक ऐसे फैसले पर आकर रुकी जो उसने करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। उसी रात अपना सामान समेटते हुए वो चुपचाप उस फ्लैट से निकल गई। ये लगभग सुबह 4 बजे का वक्त था। उसने नौकरानी को कुछ नहीं बताया, बस जाने से पहले कमरे में एक नोट छोड़ा और फिर अपना वजूद लेकर वो उस घर से निकल चुकी थी। संदीप खुराना को कम से कम हजारों कॉल्स रिसीव हुई थी अपने पापा की, लेकिन उसने एक कॉल भी नहीं उठाई थी। अभी वो इस हालत में नहीं था कि उन्हें जवाब दे पाता। और फिर दिन चढ़े वो फ्लैट में वापस आया। कमरे में आने के बाद वो हैरान रह गया कि वो कहीं भी नहीं थी। उसने पूरा फ्लैट छान मारा और नौकरानी भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ गई है। कमरे में पड़े हुए नोट पर उसकी नज़र गई। उसने फ़ौरन उसे उठाया और पढ़ते ही जैसे उसे सब कुछ पता चल गया। मैं आपके लिए सिर्फ एक बदनामी का कारण हूँ संदीप, बस कर दीजिए। मेरे जैसा बदनुमा दाग सारी ज़िंदगी आप पर लगा रहेगा। मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा संदीप, मैं इज्जतदार और शरीफ लड़की हूँ। चाहे ज़माना मेरे बारे में जो कुछ भी कहता रहे, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द आप हैं। वो चुपचाप वहाँ से निकल चुकी थी, लेकिन संदीप को ऐसा लगा जैसे उसके सर पर छत गिर गई हो। ऐसा कैसे मुमकिन था कि उसकी ज़िंदगी, उसकी हमसफ़र उसे छोड़कर चली गई थी। वो दीवानों की तरह उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। फिर थक हार कर वो हवेली लौट गया। दूसरी तरफ वो एक बार फिर वापस पलटकर उसी गांव आई थी, अपने चाचा के घर, लेकिन इस बार हकीकत थोड़ी अलग थी। इस बार वो एक डरी सहमी लड़की की बजाय एक खूब मजबूत लड़की बनकर आई थी। उसके साथ उसके नाम की पहचान थी। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद कुछ ही देर में विनोद जी ने दरवाज़ा खोला था और उसे दरवाजे के बाहर खड़े देखकर वो हैरान रह गए थे। एक कड़ी नज़र उन पर डालकर उन्हें साइड करती वो अंदर दाखिल हुई। किचन से निकलती हुई चाची उसे देखकर वहीं जमी खड़ी की खड़ी रह गई। प्रिया उस रोज़ जब वापस लौटी थी, लेकिन आते ही उसने ये बता दिया कि सुमन किसी लड़के के साथ भाग चुकी है, जिसके साथ उसके पहले से ही रिश्ते थे। उसकी चाची ने तो बात को बड़ा चढ़ाकर हकीकत को साबित कर दिया था और उस दिन से सुमन का नामो निशान उनके घर से मिट गया। लेकिन प्रिया अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं थी। वो गौरव के साथ लगातार रिश्ते में रही और आखिरकार ये रिश्ता विनोद जी के सामने खुल गया तो उसने हकीकत स्वीकार कर ली। गौरव उसके घर रिश्ता लेकर आया और उसने गौरव से शादी कर ली। लेकिन उस दिन के बाद से प्रिया कभी भी लौटकर उस दरवाजे पर नहीं आई और आज सुमन को दरवाजे पर देखकर वो दोनों ही हैरानों परेशान थे। उसे हैरत हुई। चाची अब पहले जैसी नहीं रही थी, उनके चेहरे पर दुख की परछाइयाँ थीं। उसने सब कुछ चाचा के सामने बयां कर दिया, लेकिन अपने और संदीप की शादी को राज रखा। विनोद जी के पास हकीकत को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो अपनी बेटी की करतूत पहले ही जान चुके थे। गौरव जैसा इंसान जो दूसरों की इज्जत नहीं करता था, अपनी बीवी की इज्जत भी कहाँ से करता। वो हर रात उसे परेशान करता और शायद ये प्रिया के बुरे कर्मों की सजा थी। संदीप की जुदाई ने उसे बिल्कुल ही तोड़ कर रख दिया था। वो टूटे हुए अंदाज में बस अपने कमरे में अकेली चुपचाप पड़ी रहती। चाचा चाची भले ही उसके गुनहगार थे, लेकिन अब वो इन दोनों का सहारा थी और वो इन्हें इस उम्र के हिस्से में छोड़ना नहीं चाहती थी। जिस दिन ये हकीकत उसके सामने खुली कि संदीप की निशानी उसके पेट में पड़ रही है, वो न जाने कितनी ही देर तक रोती रही। उसे यकीन था कि संदीप ने उसे बहुत ढूंढा होगा, लेकिन उसका दिल चाहता था कि वो दोबारा उसके पास न पहुंचे। जबकि दूसरी तरफ संदीप उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा। उसने धनराज खुराना को सब कुछ बता दिया था। वो तो अपने बेटे की तड़प देखकर ही हैरान रह गए थे। बचपन से ही संदीप को उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया था।
उनकी बीवी तो तलाक लेकर अलग हो गई थी और अपना घर दोबारा बसाने के बाद दूसरे देश में जाकर सेटल हो गई थी। पहले पहल तो धनराज खुराना ऐतराज जताने लगे, लेकिन अपने बेटे की दीवानगी और तड़प के आगे मजबूर होकर खुद भी उस लड़की को ढूंढने में लग गए। उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। आज 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन वो उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं कर पाए थे। आखिरकार एक रात तो उसे लेटे लेटे ख्याल आया कि उस दिन उसे कमरे तक लाने वाला सुनील था। अगर वो अपने किसी वफादार नौकर के जरिए सुनील के करीब होकर ये राज उगलवाए तो शायद सच सामने आ सकता है। और फिर उसने ऐसा ही किया। अपने एक काबिल और बहुत ही वफादार नौकर को भेजकर उसने आखिरकार पता करवा लिया कि उस रात उस लड़की का बंदोबस्त गौरव ने किया था। और फिर वो तुरंत गौरव के घर पहुंच गया। गौरव पहले तो बताने से इनकार करता रहा, लेकिन संदीप के एक मुक्के से ही उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। वहां मौजूद प्रिया भी हैरान रह गई थी। वो आंखें फाड़े संदीप खुराना को देख रही थी। इतनी तड़प थी उसके अंदाज में, इतनी दीवानगी थी उसके चेहरे पर कि वो बस आंखें फाड़े संदीप को देखे जा रही थी। वो दीवानों की तरह गौरव से सुमन के बारे में कह रहा था कि वो बस किसी तरह अपनी बीवी तक पहुंचना चाहता है। वो हैरत और बेयकीनी का शिकार थी। आज सुमन के पास एक शानदार मर्द और इज्जतदार जिंदगी थी, लेकिन वो खुद न जाने कितनी बिजनेस डील्स की नज़र हो चुकी थी। गौरव जैसा मर्द कोई कयामत था उसके लिए, जो रोज उस पर आकर गिर जाता, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ये तो उसके कर्मों की सजा थी जो वो भुगत रही थी। प्रिया खुद उसे अपने साथ लेकर अपने माँ बाप के घर गई थी। उसे यकीन था कि वो वहीं घर पर ही होगी। प्रिया खुद वहां पहुंचकर सुमन के कदमों में लिपटकर उससे माफ़ी मांगती रही, जबकि सुमन गुमसुम सा चेहरा लिए उसे देखती रही। उसने सर उठाकर दहलीज पर खड़े हुए शख्स को देखा और फिर बेयकीन रह गई। न जाने कितने आंसू टूटकर बिखर गए। संदीप ने बेकरारी से आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। सब लोग हैरत और बेयकीनी का शिकार थे। संदीप खुराना ने उन्हें बताया कि सुमन उसकी बीवी है। वो उसे पूरी इज्जत से लेने आया है। उसके गुनहगार उसके सामने शर्मिंदा थे। वो भी तो संदीप का दिल दुखा कर आई थी, अपने मोहसिन के साथ इतना बड़ा जज्बाती धोखा करके। विनोद जी ने विनती की कि संदीप अपने माँ बाप को लेकर आए, उसे यहाँ से एक बार फिर दुल्हन बनाकर ले जाए, क्योंकि इस बार वो अब अपनी बेटी को विदा करना चाहते थे। और फिर दूसरे ही दिन धनराज खुराना उनके दरवाजे पर थे। एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी रस्मों के साथ साथ पूरी इज्जत के साथ वो दुल्हन बनकर खुराना हवेली गई थी। धनराज खुराना ने उसे बहू के तौर पर सबको इंट्रोड्यूस करवाकर हर एक की जुबान बंद कर दी। उस वक्त वो खूबसूरत जोड़ा पहने शानदार से कमरे में एक शानदार मर्द का इंतजार कर रही थी, जो न जाने उसे मिलने के लिए कितना बेताब था। उस वक्त वो कमरे में दाखिल हुआ और आगे बढ़कर उसे सीने से भींच लिया। कसम खाओ, अब मुझे दोबारा छोड़कर कभी नहीं जाओगी। अगर तुम्हारे बगैर मैं पागल हो जाता तो। उसने बेताबी से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और वो बस भीगी आंखों से उस इंसान की बेकरारी को देखती रही। डायमंड रिंग को उसकी उंगली की शोभा बनाकर वो नरमी से उसके होंठों पर झुका और अपनी बेकरारी, अपनी बेताबी कम करने लगा। वो आज भी उसके छूने पर लाल पड़ गई थी। मेरे लिए आपके पास इससे ज़्यादा भी खूबसूरत सरप्राइज है, सुमन ने कहा तो संदीप उसे हैरत से देखने लगा। तुम खुद मेरे लिए एक सरप्राइज हो। उसने कमर से थाम कर उसे अपने साथ लगा लिया, जबकि सुमन ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिया। कितने ही पल तक वो कुछ समझ ही नहीं पाया था, और जिस वक्त उसे समझ आया बेयकीन होकर उसे देखता रहा और फिर उसे जोर से अपने सीने से लगाकर खुद में समेट लिया। मैं बाप बनने वाला हूँ। उसने जैसे यकीन करना चाहा तो सुमन ने सर हिलाकर हाँ कर दी। दो बेकरार दिल एक दूसरे के सीने में धड़क रहे थे, शिद्दतें निशावर हो रही थीं, और ये मोहब्बत का हक बनता था कि इस मोहब्बत के बाद ये खुशियाँ उन्हें भगवान की तरफ से मिली थीं, जिन पर वो पूरा पूरा हक रखते थे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।